हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च से रिलेटेड, हमारे रिसर्च का मीनिंग, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ गाइज, रिसर्च, क्योंकि गाइज क्या है, आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या है, हमारे 10 डिफरेंट यूनिट्स होते हैं और उन सभी यूनिट्स में से एक यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारी एक ऐसी यूनिट्स है जिसके लिए हमें क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्या है, पेपर 1 में बहुत सारी यूनिट्स होती है, 10 डिफरेंट यूनिट्स, और हर यूनिट के क्या है, हमारे अलग अलग की टीचिंग है, उसका एक अलग पैटर्न रहता है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको क्या है, एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है ना, उसका पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो जो एनटीए है, एनटीए से पहले क्या है, एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती थी, उससे पहले यूजीसी कंडक्ट करती थी। तो उस टाइम पे जो है हमारे क्वेश्चंस है, उनका लेवल और उनका पैटर्न कहता था हमारा थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन अब जब से एनटीए क्या है, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, तब जो एग्जाम, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका जो पैटर्न है ना, वो हमारा क्या है, लगभग चेंज हो चुका है। तो किस तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट से किस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, फर्स्ट जो हमारी टीचिंग है वहां से किस तरह के क्वेश्चन है, रिसर्च है वहां से, तो आज हम इस सेशन में यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट से हमारे क्या 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, 5 से 7। वैसे तो 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आने, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, एनटीए टीचिंग और जो रिसर्च वाली हमारी जो यूनिट है ना, उस यूनिट से क्या करती है, ज्यादातर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 6 भी पूछ लेती है, 5 भी पूछ लेती है और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी पूछ लेती है। तो रिसर्च क्या है, एक हमारी ऐसी यूनिट है जिसके लिए हमें क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग की नीड है। जैसे कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, ये ऐसे यूनिट्स है जिसके लिए क्या है, आपको सिर्फ आप क्या है, कॉमन सेंस और आपने हल्की फुल्की सी भी पढ़ाई की और आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ तो आप जो क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर सकते हो। लेकिन जो रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी यूनिट है, इसके लिए क्या है, आपको पूरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना चाहिए। आपका क्या है, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि इन जो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके रिगार्डिंग जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ गाइस, रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या रहता है हमारा, की क्योंकि जो एनटीए है उसने अब एग्जाम को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। पहले के एग्जाम में जो है, जब यूजीसी और सीबीएसई कंडक्ट करती थी, तो वहां पर एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग था। अब एनटीए क्या है, अब जो एनटीए क्या है, हमारे मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछती है, कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज कितनी है, आप कहाँ से, अगर आपसे जो क्वेश्चन है वो आपकी कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर, अगर आपसे जो क्वेश्चन है वो किसी भी वे से पूछा जाए, अगर आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्या होगी, क्लियर होगी, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे और अपना जेआरएफ निकाल लेंगे। तो गाइज, हमारी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है, यहाँ से हम क्या है, आज यही डिस्कस करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से हमारे एग्जाम में रहता है, कि क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको क्या है, एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले। तो गाइज, जो भी प्लीज लाइव है, कनेक्टेड है, एक बार थम्स अप दे के बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस आ रही है, आपको क्वेश्चंस मतलब ऑडियो और विजुअल दोनों ओके हैं या नहीं, ताकि फिर हम अपनी जो क्लास है उसको फटाफट स्टार्ट कर सके, अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट कर सके। फटाफट गाइस कमेंट कीजिए, फटाफट थम्स अप देके एक बार बता दीजिए कि क्या ऑडियो और वीडियो आपको दोनों की दोनों विजिबल है, दोनों ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है तो हम फिर अपना क्या है, अपना सेशन फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो भी कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फटाफट आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट कर सके। हरी अप गाइस, प्लीज थम्स अप देके एक बार फटाफट बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप तक आ रही है, आपको जो वीडियो है वो विजिबल है या नहीं, क्वेश्चंस जो आपको हैं वो विजिबल है या नहीं। फटाफट गाइस प्लीज हरी अप। चलो जी, करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। तो गाइस, जैसे आप सबको यहाँ पर दिख रहा है कि कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, ये आपका एक क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। प्लीज थम्स अप देके आया, आपको ऑडियो विजुअल विजिबल है, प्लीज थम्स अप कीजिए जो भी कनेक्टेड है फटाफट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, की जो कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन है वो इनमें से किस में अप्लाई होती है।
तो फर्स्ट है जी आपका सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो कंट्रोल्ड ग्रुप है वो हमारा ओके जी ओके, प्रॉपर विजिबल, ओके जी ओके, थैंक यू। तो कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन है वो हमारी कौन सी रिसर्च में अप्लाई होती है? कंट्रोल्ड ग्रुप ऑप्शन है आपके सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो कंट्रोल्ड ग्रुप की जो कंडीशन है वो आपकी अप्लाई होती है गाइज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। किस में अप्लाई होते हैं? आपके एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्ड ग्रुप, यानी कि जहां पर जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स को आप क्या है कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई भी चीज हो रही है तो उसके होने के चांसेस क्या है, उसके होने का रीजन क्या है, और उसके अगर वो चीज हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। अब जैसे अगर हम क्या है किसी भी चीज की बात करें, राइट, तो उसकी किसी भी चीज के होने के क्या है एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है वो रिसर्च जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपनी रिसर्च करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वे में हम क्या कर रहे हैं अपनी रिसर्च। कोई भी जो चीज है उसको थ्योरेटिकल नहीं लेके चलते बल्कि प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके फिर हम क्या है किसी बात पर एक थ्योरी अपनी बनाते हैं, तो वो होते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो वहां पर हम क्या जो चीजें हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट आंसर है जी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप आर मीन्ट फॉर, कि वर्कशॉप का मीनिंग क्या होता है? जो आपका वर्कशॉप है वर्कशॉप का मीनिंग क्या होता है बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। वर्कशॉप का मतलब क्या है? गिविंग लेक्चर्स, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, शोकेस न्यू थ्योरीज और हैंड ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो गाइस जो हमारी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप का मतलब होता है कि आपके ऐसे सेशंस करना जिसमें आपको क्या थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी करवाई जाए, यानी कि पहले आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जाए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको उसी चीज की क्या प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी करवाई जाए, यानी कि जहां पर आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें कराई जाती है वो होती है आपकी वर्कशॉप। तो वर्कशॉप का राइट आंसर हो गया जी आपका हैंड ऑन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, मतलब जहां पर आप खुद से प्रैक्टिकली चीजों को करके देखते हो, दैट इज योर वर्कशॉप, हैंड ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जी आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल, कि इनमें से क्या आपका रिसर्च टूल है, यानी कि इनमें से क्या आप किसके थ्रू आप क्या है अपनी रिसर्च कर सकते हो? ग्राफ के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। तो गाइस जो हम अपना रिसर्च करते टाइम, हम जो भी रिसर्च करते टाइम हम कौन से टूल का यूज करते हैं? जैसे ग्राफ है, राइट, ग्राफ का हम यूज तो करते हैं लेकिन वो हमारा टूल नहीं है, राइट। इलस्ट्रेशंस भी होते हैं हमारे लेकिन वो भी हमारा टूल नहीं है। क्वेश्चनर है जो क्वेश्चनर ही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम क्या अपनी रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्वेश्चनर कैसे कि जैसे हमने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया तो उसके रिगार्डिंग हमने 10 से 15, 20, 25 जितने भी हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बनाते हैं, और क्वेश्चनर बना के हम जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उन टारगेट ऑडियंस को उसको देते हैं, और वहां से हम जो रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं उन रिस्पॉन्स को हम कलेक्ट करके फिर एक जनरलाइज थ्योरी क्रिएट करते हैं कि हाँ एक्चुअल में जैसे मान लो आपसे क्या है किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है कि अगर आप जो ऑनलाइन, जैसे अब यही हम फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टीचिंग है कि जो अब 2 साल से जो कोरोना की जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हमारी बंद पड़ी हैं और इससे जो क्या है ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिला है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे कितना रहा है, कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो कितनी अफेक्ट हुई है। स्टूडेंट्स क्या है ऑनलाइन मीडियम से ज्यादा सीख पा रहे हैं, उनकी लर्निंग ऑनलाइन मीडियम से ज्यादा रह रही है, या फिर ऑफलाइन जब वो पढ़ते थे तो वहां पर उनकी लर्निंग कैसी होती थी। तो इसके रिगार्डिंग 15-20 क्वेश्चन बना के जो जितने भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर उनसे ये क्वेश्चनर फिल करवाया जाए और फिर हमें क्या है एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का से जो स्टूडेंट्स है उनकी लर्निंग कितनी रहती है और ऑफलाइन एजुकेशन है वहां से स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी रहती है। तो रिसर्च करने का जो एक टूल है वो क्या है हमारा क्वेश्चनर, क्या है वो हमारा क्वेश्चनर, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज कीप द वीडियो लाइक एंड कीप शेयर गाइज, प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो वीडियो उसको लाइक भी कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आई होप आप सबको क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करते हुए। तो नेक्स्ट है जी आपका रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल। कब रिसर्च को एथिकल नहीं माना जाएगा,
कब रिसर्च को एथिकल नहीं माना जाएगा? बताओ स्टूडेंट्स। यानी कि हमारे जो रिसर्च करते टाइम क्या है, एथिकल का मतलब कहते हैं कि रिसर्च करते टाइम हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ मोरल वैल्यूज हमें क्या है फॉलो करनी होती है। रिसर्च करते हुए कुछ रूल्स रेगुलेशंस और मोरल वैल्यूज क्या है हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च एथिक्स, राइट। तो अब किस इनमें से किस सिचुएशन में आपकी जो रिसर्च है उसको एथिकली नहीं माना जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो फर्स्ट है ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि अगर हम रिसर्च में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो तो है आपका जी एथिकल है, वो तो क्या है जी आपका एथिकल है, राइट। उसके बाद है डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे सैंपल, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है जिसके थ्रू हम क्या करें, अपनी रिसर्च करें, तो उनकी प्राइवेसी को इंश्योर ना करना, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी, कि उनकी प्राइवेसी को अगर कोई भी रिसर्च अपने जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी प्राइवेसी को इंश्योर नहीं करती है तो वो रिसर्च क्या है आपकी एथिकल नहीं है। क्योंकि रिसर्च एथिक्स में का क्या है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स है हमें उनकी प्राइवेसी को क्या रखना चाहिए, सिक्योर रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, राइट। तो राइट आंसर होगा जी आपका डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। वहां पर हम क्या है रिसर्च को, वहां पर क्या है हम रिसर्च को, वहां पर क्या है हम रिसर्च को वहां पर क्या है हम रिसर्च को एथिकल नहीं मानेंगे अगर हम रिस्पोंडेंट की जो प्राइवेसी है उसको इंश्योर नहीं कर पाए। हो गए जी, हो गए साइड। आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो? बताओ स्टूडेंट्स, क्या है कि अगर आप किसी इंडिया के अंदर जो नेशनलाइज्ड बैंक है, अगर उन नेशनलाइज्ड बैंक की वर्किंग एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करोगे, राइट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइस जैसे अब इंडिया है, इंडिया के अंदर जो नेशनलाइज्ड बैंक है, हर एक सिटी में नेशनलाइज्ड बैंक की क्या रहती है हमारे पास ब्रांचेस है। हर शहर में क्या है आपके पास, हर बैंक की क्या होगी आपको ब्रांचेस मिलेंगी। तो उन सभी ब्रांचेस का मतलब उन सभी ब्रांचेस में जाकर आपको क्या है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को देखना होगा, इन्वेस्टिगेट अगर उसको करना है तो आपको क्या हर ब्रांच में जाके क्या है इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। तो वहां पर जी हाँ बिल्कुल बसंत कुमार जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेल डन बसंत कुमार, बिल्कुल सही आंसर आया मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जी हाँ बिल्कुल मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होती है कि जहां पर हम क्या है जो सैंपल है वो अलग अलग स्टेज से कलेक्ट करते हैं, एक ही स्टेज पे कलेक्ट नहीं करते। पहले एक स्टेज पे कलेक्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे, ऐसे स्टेज वाइज हम क्या है अपने सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब जैसे बैंक है, बैंक का क्या है पहले हमने पूरे कंट्री लेवल पे जो मेन ब्रांचेस है, जो बड़े बड़े हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां की जो ब्रांचेस है वहां से डाटा कलेक्ट किया, स्टेट वाइज कलेक्ट किया पहले आपने, फिर आपने क्या किया डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्ट किया, फिर आपने क्या किया विलेजेस टाइप, जो विलेजेस में जो ब्रांचेस है वहां से डाटा कलेक्ट किया। तो वो क्या एक स्टेज यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज वाइज आप क्या डाटा को कलेक्ट कर रहे हो वहां पर। यानी कि अगर बैंकिंग में तो वहां पर आपकी वो सैंपलिंग कौन सी कहलाती है आपकी मल्टी स्टेज सैंपलिंग। बसंत कुमार जी का बिल्कुल सही आंसर आया, वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका अ हाइपोथेसिस इज ए। जो हम अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस का यूज करते हैं वो हाइपोथेसिस क्या होती है, क्या कहते हैं हम हाइपोथेसिस को? वो एक लॉ होता है, कानन होता है, पोस्टुलेट्स और सुपोजिशन। बताओ स्टूडेंट्स, बताओ जी, बताओ बसंत कुमार जी, बताओ क्या रहेगा हाइपोथेसिस? जो हम अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमारी रिसर्च में जो हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो हाइपोथेसिस क्या होती है हमारी? फटाफट आंसर करके बताओ स्टूडेंट्स। शालिनी यादव का आ रहा है जी आंसर डी। बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी फटाफट कमेंट करके बताइए किसका आंसर सही है, देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा। शालिनी यादव का आंसर आ चुका है, इट्स डी। तो शालिनी यादव बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, एक सुपोजिशन। क्या होती है? क्योंकि हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, सुपोज करते हैं। क्या करते हैं? सुपोज करके चलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया शालिनी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है जी आपका रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क based on
primary data only, secondary data only, both primary and secondary data, none of the above. बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, बताओ जी, बताओ फटाफट। जो हम रिसर्च पेपर में हमारी जो एक रिपोर्ट होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? हमारी प्राइमरी डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ऊपर बेस्ड होती है? फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप आंसर कीजिए। तो एक जो हमारा रिसर्च पेपर है उसमें जो हम डेटा लेते हैं वो डेटा हमारा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, प्राइमरी डेटा आपका वो डेटा होता है जिसमें हम क्या है, जो डाटा हम खुद ही कलेक्ट करते हैं, मतलब वो डाटा आपका ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट नहीं कर रखा, हम खुद पर्टिकुलर पर्सन मतलब हर जगह जा जाकर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो होता है आपका प्राइमरी डेटा, यानी कि हमें खुद को कलेक्ट करना। और सेकेंडरी डेटा वो कि ऑलरेडी किसी और ने उस डेटा को कलेक्ट किया हुआ है किसी और पर्पस के लिए, और उसी डाटा को हम अपने अकॉर्डिंग जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए उसको मॉडिफाई करके, डेटा में जो भी हमारे चेंजेस है उस डेटा में थोड़े बहुत चेंज करके हम उसको अपने पर्पस के लिए, क्या मतलब हम उसको कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी अगर किसी ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो हम उसे क्या करते हैं, अपने आप खुद से अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके अपनी रिसर्च में यूज कर लेते हैं। तो रिसर्च पेपर में हमारा जो डेटा है वो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी। शालिनी यादव का बिल्कुल सही आंसर आया है, सुषमा का भी बिल्कुल सही आंसर आया, बसंत कुमार जी का भी बिल्कुल सही आंसर आया। वेल डन गाइज। नेक्स्ट है जी आपका, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या है, मोशन के 3 बेसिक रूल हमें दिए थे। तो द रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज, तो इस टाइप की रिसर्च को आप क्या कहोगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सैंपल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जो न्यूटन ने हमें 3 लॉ प्रोवाइड किए थे, मोशन के जो 3 लॉ हमें प्रोवाइड किए थे, उनमें से उसको हम क्या है, आप कौन सी रिसर्च कैटेगरी में रखोगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सैंपल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो गाइस उसको कहा जाएगा आपका फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि जो क्या है, आपके एकदम डिफाइंड हैं, कि जो चीजें हो चुकी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बसंत कुमार, शालिनी यादव बिल्कुल सही। शालिनी जी का आंसर आया है डी। जी डी नहीं, अप्लाइड रिसर्च नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड। अब जैसे लॉ, न्यूटन के जो मोशन ऑफ लॉ है वो है कि आपके पर्टिकुलर एक थ्योरी है कि हाँ इसमें आपका क्या किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, राइट। तो आपका इसका आंसर रहेगा जी फंडामेंटल। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स, दिस प्रोसेस में बी टर्म्ड एज। कि क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक एरिया के जो एक्सपर्ट्स है वो उनका एक ग्रुप क्या है, एक प्लेस पे इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक नए कोर्स के लिए क्या है, सिलेबस बनाना शुरू किया। तो उसे इस चीज को क्या कहा जाएगा? सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। बताओ स्टूडेंट्स। ऑल ऑप्शन डिफाइन। ओके जी ओके, सभी ऑप्शन डिफाइन करते हैं। आप सब भी कमेंट कीजिए फटाफट कि अगर एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा होकर क्या कर रहा है, अपनी जो उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे एक नए कोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो सिलेबस बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। बसंत कुमार जी का आंसर आ रहा है सी, यानी कि कॉन्फ्रेंस, जबकि नहीं, इसका आंसर आपका रहेगा जी वर्कशॉप। क्योंकि देखो वर्कशॉप उसमें क्या है, जो एक्सपर्ट्स है वो अपनी नॉलेज, उनके पास नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को वो कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल उस थ्योरेटिकल नॉलेज का क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। उस जो उनके पास जो भी नॉलेज है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स है, पर साफ साफ लिखा है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स, यानी कि जो भी उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज को वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। क्या करने में? एक नए कोर्स के लिए सिलेबस बनाने में। तो वर्कशॉप में मैंने आपको क्या बताया था, वर्कशॉप वही होती है जहां पर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, कि आपको प्रैक्टिकल उन चीजों को
कैसे करना है। तो जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली कोर्स बना के आपको देना है कि हाँ आपको आपके पास जो नॉलेज आप कितने आप अपने सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट है उसके रिगार्डिंग कि आपको एक कोर्स को नए कोर्स के लिए आपको क्या सिलेबस डिजाइन करना है। तो वहां पर आपके प्रैक्टिकली भी आप उसको अप्लाई करो। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी वर्कशॉप। कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। सेमिनार क्या होते हैं, सेमिनार भी उसी तरीके के होते हैं, लेकिन सेमिनार में हम क्या है पेपर को प्रेजेंट करते हैं। वहां पे हमारी जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल नहीं होती। सिर्फ वो क्या है जो सेमिनार है ये भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, कॉन्फ्रेंस भी और सिंपोजियम भी। बस इनमें फर्क क्या है कि जो सेमिनार है वो आपका थोड़ा लार्ज लेवल पर होता है, कॉन्फ्रेंस जो है उससे भी ज्यादा लार्ज लेवल पर, और सिंपोजियम हमारा बिल्कुल स्मॉल लेवल पर किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च करते टाइम हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हाइपोथेसिस हमारा किसका पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। हेलो जी, हेलो संगीता मीना, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, वेलकम यू ऑल। तो रिसर्च करते टाइम जब हाइपोथेसिस बनाई जाती है तो वो हाइपोथेसिस किसके अंडर आती हैं, आपकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद एनालिसिस ऑफ डेटा पर, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल और कलेक्शन ऑफ डेटा। तो गाइज जब हम अपनी रिसर्च कर रहे होते तो हाइपोथेसिस जो है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव से। किससे रिलेटेड होता है, क्योंकि जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव में डिफाइन किया है उन्हीं ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हमारी क्या बनाई जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है। जो भी हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ही सही उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को बनाते हैं। तो हर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपकी ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर जो नहीं आता है, क्वालिटेटिव, नॉर्मेटिव, स्पाशियल और क्वांटिटेटिव। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। गुड आफ्टरनून आफरीन, कैसे हो, वेलकम वेलकम। तो क्या कहा गया, डाटा क्लासिफिकेशन का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो डाटा को है क्या, हम क्वालिटेटिव भी करते हैं क्लासिफाइड, नॉर्मेटिव बेस पर भी क्लासिफाई करते हैं, और क्वांटिटेटिव डेटा को भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई। तो लेकिन जो स्पाशियल है यहाँ पर ये क्या है, हमारा डाटा क्लासिफिकेशन का मेथड नहीं है। तो राइट आंसर है जी आपका स्पाशियल, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, डाटा क्लासिफिकेशन का मेथड जो नहीं है वो है आपका स्पाशियल। बिल्कुल सही, आफरीन का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट है जी आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डेटा। इनमें से क्या आपका डेटा का सोर्स नहीं है। डेटा का सोर्स मतलब जहां से आप क्या है डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, पॉपुलेशन सेंसिस, जीआईएस और सैंपल सर्वे। डाटा का सोर्स क्या नहीं है ये आपसे पूछा गया। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। आफरीन फटाफट आंसर कीजिए, बसंत कुमार जी, शालिनी, बसंत, आफरीन फटाफट आंसर कीजिए। डाटा का सोर्स क्या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, पॉपुलेशन सेंसिस, जीआईएस और सैंपल सर्वे। तो गाइस देखो, जो हमारा डाटा है, डाटा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा पॉपुलेशन सेंसिस है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वहां से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और सैंपल सर्वे से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है, आपके डाटा के सोर्सेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी, पॉपुलेशन सेंसिस भी और सैंपल सर्वे। लेकिन जो जीआईएस है ये आपका क्या है, डाटा का सोर्स नहीं है, ये आपका डाटा का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है जी आपका द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर, कि एक रिसर्चर की क्या क्या एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए, एक रिसर्चर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट है स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, राइट, कि वो आराम से बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के इंक्वायरी कर सके। मतलब अगर उसको कुछ भी पूछना है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, सजेशन चाहिए, तो वो आराम से अपना पूछ सकता है फ्रीली, उसके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस,
कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड, यानी कि जो भी उसके आसपास जो जिसके भी रिगार्डिंग जो भी उसका टॉपिक है जिसके ऊपर वो क्या है रिसर्च कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है उसकी ऑब्जर्वेशन और एविडेंस होने चाहिए, राइट। एंड सिस्टमेटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ द नॉलेज, की जो भी उसके पास नॉलेज उसको एक सिस्टमेटिक वे से करना और उसको एक थ्योरी फॉर्म में बिल्ड करना, ये सभी की सभी क्या है एक रिसर्चर में क्वालिटीज होनी चाहिए। कि जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल ये सभी क्वालिटीज एक रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए कि वो बिना किसी हेजिटेशन के इंक्वायरी कर सके, कुछ भी पूछना है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसका एविडेंस होनी चाहिए कि अगर आप कोई बात कह रहे हो तो आपके पास उस चीज का क्या है पुख्ता प्रमाण हो, एविडेंस हो अगर आप कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हैं वो सारा का सारा आप एक सिस्टमेटिक वे से हो और उसको एक थ्योरी की फॉर्म में आप अपना बता सके, तो ये सभी क्वालिटीज एक रिसर्चर में होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिसर्च इज कंडक्टेड टू, कि रिसर्च किस लिए की जाती है। जनरेट न्यू नॉलेज, बिल्कुल नई नॉलेज जनरेट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। नॉट टू डेवलप ए थ्योरी, थ्योरी को डेवलप ना करने के लिए, जी नहीं, थ्योरी को डेवलप किया जाता है तो बी ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं। ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, एब्सोल्युटली जब हम एक रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च की हमें डिग्री भी मिलनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरा मेन मोटिव क्या है, रिसर्च नॉलेज लेना तो है ही है, साथ ही साथ मेरे पास रिसर्च की डिग्री भी है कि मेरे नाम के आगे क्या लगे, डॉक्टर मीनाक्षी। तो एक रिसर्च की डिग्री लेने के लिए भी क्या करते हैं हम, रिसर्च की जाती है, राइट। री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, की जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसको दूसरे वे में, उसको अलग तरीके से बयां करना, क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको एक अलग तरीके से, अलग ढंग से, अलग वे में बताना ही आपका क्या कहलाता है, रिसर्च, कि जो ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो रिसर्च किस किस के लिए की जाती है, नई नॉलेज जनरेट करने के लिए, रिसर्च डिग्री लेने के लिए भी, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको री इंटरप्रेट करने के लिए। तो राइट आंसर है जी आपका डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल, इनमें से क्या किसी भी रिसर्च जर्नल की क्वालिटी को डिफाइन करता है, यानी कि कोई भी जो रिसर्च जर्नल है हमारी उसकी क्वालिटी कहाँ से हमें पता चलेगी, कौन सी रिसर्च जर्नल कितनी अच्छी क्वालिटी की है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा। तो गाइज वो हमें पता चलेगा इम्पैक्ट फैक्टर से। कहाँ से पता चलेगा, इम्पैक्ट फैक्टर, यानी कि कोई भी जो रिसर्च जर्नल है हमारी, अगर उस रिसर्च जर्नल का जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो उतनी ही ज्यादा हाई क्वालिटी की रिसर्च जर्नल मानी जाएगी। कि जितना ज्यादा आपका क्या होगा इम्पैक्ट फैक्टर, क्वालिटी भी उस रिसर्च जर्नल की क्या होगी ज्यादा। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब क्या है, ये इसके लिए आप क्या है, जो हमारी पेड क्लासेस, जो पेड बैच क्या है हमारा 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उस 23 अगस्त से जो हमारा बैच क्या है, पेड बैचेज जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, पेड बैच में आपको क्या है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, एच इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स क्या है, I10 इंडेक्स क्या है। यहाँ पर क्या है, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता रहे हैं कि पैटर्न किस तरह से हमारा एग्जाम में रहेगा। और अगर इनकी पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है, कॉन्सेप्ट्स की पूरी नॉलेज लेनी है, कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करनी है और आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो गाइज हमारा जो पेड बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उस पेड बैच को फटाफट उसमें एनरोल कीजिए और इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो बिल्कुल ही नॉमिनल सी अमाउंट पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको क्या है बैच मिल जाएगा। बिल्कुल Y337 कोड आपको यूज करना, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो 77% की आपको क्या है डिस्काउंट मिलेगी। और जो टीचर्स अड्डा है बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्या है आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ओनली पेपर 1 के लिए बैच परचेज करते हो तो आपको अराउंड 2000 के अराउंड फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप पेपर 2 के लिए परचेज करते हो तो वहां पर भी आपको सेम 2000 टू 2500 की पेमेंट करनी होगी। और अगर आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कर रहे हो तो वहां पर आपको ओनली 3500 के अकॉर्डिंग अराउंड आपको क्या है पे करना होगा। इतनी कम 3500, इतने में तो क्या है गाइज हम क्या है पेपर 1 की क्या है 2000, पेपर 2 की भी क्या है 2 से 2500 के बीच हमने क्या बहुत ही कम नॉमिनल सी फीस रखी है। वरना यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो फीस है वो आपकी क्या 20,000, 30,000, 40,000 इतनी फीस रहती है, राइट। तो
क्या है गाइज, और अगर आप दोनों तो इतने तो 1,500-2,000 तो क्या है गाइज हम पार्टी करने में भी खर्च करते हैं कि अगर एक बार हम अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने चले जाते हैं, कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, तो इतने पैसे तो हमारे वैसे भी खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पर आप इतने ही सिर्फ इतनी नॉमिनल से अमाउंट देके अपना यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गाइज 23 अगस्त से हमारा जो पेड बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए अगर आपको यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना है तो आप डेफिनेटली क्या है इस बैच को परचेज कीजिए, क्योंकि स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। और गाइस इतनी नॉमिनल अमाउंट मतलब Y337 अगर आप कोड को यूज करते हुए परचेज करोगे तो आपको 77% की डिस्काउंट मिलेगी। 77 इतनी डिस्काउंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, कहीं भी नहीं, ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन। तो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज एनरोल योरसेल्फ इन द पेड बैच। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है, एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट आपकी वहां पर क्लियर की जाएगी, तो अपने आप को उस बैच में एनरोल कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुड रिसर्च एथिक्स। इतनी मार्केटिंग, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाइस आप सब क्या है वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और क्या है ये क्या है एक तरीके से टीचर्स अड्डा, जो टीचर्स अड्डा है वो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट की कोचिंग को लेकर आ रहा है। तो इतनी मार्केटिंग तो शुरू में हमें करनी ही पड़ेगी ताकि इंडिया के अंदर जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि टीचर्स अड्डा भी अब यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है। तो इतनी मार्केटिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं है। अगर हम 1 घंटे क्लास में अगर हम 2 मिनट अपने बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करें, और ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे, इससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये नहीं है कि अगर आप बैच को एनरोल नहीं करोगे तो उससे मेरी सैलरी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या मुझे कोई ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सिर्फ ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए, कि इतनी कम अमाउंट में अगर आपका क्या है नेट और JRF क्वालिफाई हो जाता है तो उसमें क्या बुराई है। हमारा कुछ नहीं जाएगा, बेनिफिट वो होगा आपका होगा, करियर आपका बनेगा। कल को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाओगे, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी लाख रुपए, ठीक है, उससे हमारा ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है। तो इट्स नॉट अ मार्केटिंग, इट्स जस्ट अ प्रमोशनल इवेंट, जहां पर आपको क्या है यूजीसी नेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। इट्स नॉट मार्केटिंग, हम अपने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाँ टीचर्स अड्डा भी क्या है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार कमेंट करके बताते हैं कि मैडम हमें यूजीसी नेट के बारे में बताओ, हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हमारा हिंदी का है, हमारा एजुकेशन है, हमारा मैथ्स का है। तो इसके लिए तो उसी के रिगार्डिंग हर कैंडिडेट जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका गुड रिसर्च एथिक्स। गुड रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? यानी कि रिसर्च एथिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी मोरल वैल्यूज होती है, जो रूल्स रेगुलेशन की रिसर्च करते टाइम हमें किन किन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, वो क्या है आपके। तो आफरीन का तो बिल्कुल आंसर भी आ गया है, देखते हैं जी, पढ़ते हैं। गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग्स ऑफ शेयर स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च। जी नहीं, ये आपका रिसर्च एथिक नहीं है। उसके बाद है असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू 1 PhD रिसर्च स्टूडेंट ओनली। जी हाँ बिल्कुल, रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है कि अपनी रिसर्च प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च स्टूडेंट को ही देना, एक रिसर्च स्टूडेंट को ही, यानी कि अगर आप जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो वो रिसर्च प्रॉब्लम आपको सिर्फ किसके साथ असाइन करनी है, अपने रिसर्च स्टूडेंट के साथ ही। तो बी इज द राइट आंसर। थर्ड है डिस्कसिंग विद योर कलीग्स कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ रिसर्च पेपर दैट यू आर रिव्यूइंग फॉर एन एकेडमिक जर्नल, कि अपने कलीग्स के साथ कॉन्फिडेंशियल जो डाटा उसको डिस्क्लोज करना, उसको साथ डिस्कस करना, ये रिसर्च एथिक्स नहीं है। सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग इन मोर देन 1 जर्नल, एक से ज्यादा जर्नल में अगर आप करते हो, सबमिट करते हो, तो वो भी आपका रिसर्च एथिक्स नहीं है। रिसर्च एथिक्स क्या है आपका, कि जो रिसर्च आपकी प्रॉब्लम है उस रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्च स्टूडेंट को देना। बिल्कुल सही, आफरीन का बिल्कुल सही आंसर आया। पहले आपने सी दिया था, बाद में आपने बी कर दिया, बहुत बढ़िया आफरीन, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कि इनमें से कौन सा मेथड आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन से होते हैं?
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो मेथड जहां पर हर यूनिट के सेलेक्ट होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, इक्वल। मतलब जहां पर कोई भी किसी टाइप का पक्षपात नहीं होता, जितनी भी यूनिट्स है हर यूनिट के सैंपल में सेलेक्ट होने के जो चांसेस है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल होते हैं। वो होते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो यही आपसे पूछेगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सी है। कन्वीनियंस, ये आपकी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। कोटा, ये भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है। जजमेंट, ये भी आपकी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, ये आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, हम क्या है, ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को, मतलब ग्रुप क्या है, किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर उस ग्रुप में से हम क्या करते हैं, अपना सैंपल उठाते हैं। जैसे कि मान लो एक कॉलेज है, एक कॉलेज में क्या है, 1000 स्टूडेंट है और उन 1000 स्टूडेंट को हमने क्या किया, साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है उनको अलग कर दिया, जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनको अलग कर दिया और आर्ट्स के जो स्टूडेंट है उनको अलग, यानी कि एक किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने पूरे सैंपल को डिवाइड कर दिया। 1000 स्टूडेंट को हमने अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज। और फिर हम उनमें से क्या कर रहे हैं, अपना सैंपल उठा रहे हैं कि जैसे मान लो 500 स्टूडेंट है साइंस के, 300 स्टूडेंट है कॉमर्स के, 200 स्टूडेंट है आर्ट्स के, राइट। तो 500 में इसमें से हमने सैंपल उठाया यहाँ से 10% मान लो अगर हम सैंपल उठा रहे हैं तो 50 यहाँ, 30 यहाँ और 20 यहाँ, तो 1000 हमारा टोटल सैंपल था, उसमें से हमने 100 लोगों को एज अ सैंपल उठा लिया, तो दैट इज योर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। आपके क्या है, रिसर्च के स्टेप्स के क्या है, आपको रिसर्च स्टेप्स आपको दिए गए हैं, आपको उनको क्या करना है, अरेंज करना है, उनको सीक्वेंस में लगाने की पहले क्या स्टेप होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा और फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइस सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। बिल्कुल सबसे पहले आपका क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर होगा लिस्टिंग ऑफ रिसर्च, सबसे पहले आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाता है कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, राइट। उसके बाद फिर आपकी मेथोडोलॉजी डिसाइड की जाती है, फिर आती है जी आपकी मेथोडोलॉजी। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप क्या करोगे, मेथोडोलॉजी डिसाइड करोगे, मेथोडोलॉजी के बाद आप डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस और फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो राइट आंसर है जी आपका बी, राइट आंसर है जी आपका बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से गलत क्या है। फर्स्ट है अ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाइपोथेसिस क्या है, लिमिटेड एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है ताकि हम उससे और ज्यादा फर्दर क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशंस कर सके। बिल्कुल सही है जी ये बात आपकी। सेकंड कहा गया है अ हाइपोथेसिस इज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। हाइपोथेसिस क्या एक रीजनिंग का बेस है जहां पर हम क्या है बिना उसके ट्रूथ कि वो सही भी है या नहीं है अजम्पशन लेकर चलते हैं, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमिना। हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी फिनोमिना हमने लिया और उसको क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करके चलते हैं, ये भी आपकी सही है जी। उसके बाद साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। जो भी हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं वो आपकी क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी होती है, वो क्या है आपकी साइंटिफिक थ्योरी। जी नहीं, जो भी हमारी साइंटिफिक हाइपोथेसिस है वो हमारी साइंटिफिक थ्योरी नहीं होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा गया तो ये स्टेटमेंट हो गई जी आपकी गलत, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन। ऐसी रिसर्च जो इमीडिएट एप्लीकेशन के ऊपर जोर देती है, कि किस रिसर्च में हम इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं, ऐसा कौन सा रिसर्च में किया जाता है। एक्शन रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो ऐसा हम करते हैं जी एक्शन रिसर्च में।
जिसमें हम क्या करते हैं, इमीडिएट एप्लीकेशन। एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं हम, इमीडिएट, कि जैसे कोई चीज हुई उसका फटाफट क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन, क्या कर देते हैं उसका फटाफट एप्लीकेशन। एक्शन रिसर्च। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expression is used? कि जब दो या दो से ज्यादा फुटनोट का है, जहां जो क्या है एक ही सेम वर्क से रिलेटेड हैं, तो वहां पर उसके लिए क्या यूज किया जाता है, IBID, एटोल, ऑपसीआईटी, LOC.CIT। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा जो फुटनोट्स है, जो एक ही सेम वर्क को क्या कर रहे हैं, रेफर, यानी कि एक ही सेम वर्क को रेफर करने के लिए जब हम दो या दो से ज्यादा फुटनोट्स को यूज करते हैं, तो वहां पर हम उसको कहते हैं IBID। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, IBID। नेक्स्ट है जी आपका 9-year-olds आर टॉलर देन 7-year-olds। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम। तो इसे हम कौन सी स्टडी कहेंगे कि एक 9 साल का ज्यादा लंबा है देन 7-year-old, कि एक 7 साल के पर्सन से ज्यादा लंबा कौन है, 9 ईयर का। तो ये क्या है आपकी कौन सी स्टडी को रिफ्लेक्ट करती है, वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, टाइम सीरीज स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो गाइस इसमें क्या है, टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि 9-year-old पे जो स्टूडेंट, 9-year-old पे जो पर्सन होगा वो क्या होगा, टोलर होगा, किससे, 7-year-old से। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। जब भी एक पर्टिकुलर टाइम के हम डाटा की बात कर रहे हैं, सैंपल की बात कर रहे हैं, तो स्टडी को हम कहते हैं जी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कौन सी होती है, वो स्टडी जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम की क्या करते हैं, बात करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ, उस डाटा की, उस सैंपल की जब हम बात करें, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर टाइम की बात की है कि एक 9 ईयर का ओल्ड का जो भी पर्सन है वो क्या होगा, टॉलर होगा एज कंपेयर टू 7-year-old। तो ये है जी आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस आर मींट फॉर। कॉन्फ्रेंसेस का मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन, शोकेस न्यू रिसर्च और ऑल ऑफ द अबव। आफरीन क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप, फटाफट आंसर कीजिए। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, आंसर इट, आंसर इट। तो कॉन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन, शोकेसिंग न्यू रिसर्च और ऑल ऑफ द अबव। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जी आपका ऑल ऑफ द अबव। कॉन्फ्रेंसेस में क्या मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होती है और नई रिसर्च के बारे में भी डिस्कशन होती है। आफरीन आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हो आप मुझे, आंसर क्यों नहीं कर रहे आफरीन, फटाफट कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट, the research is carried out along with the happening of an incident, and the research is carried out keeping in mind the possibilities of an incident. तो गाइस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो रिसर्च होती है जो जिसमें जो कोई इंसिडेंट है वो हो चुका होता है, यानी कि पहले वो इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट होने के बाद हम क्या है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो होती है जी आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो राइट आंसर है जी आपका ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, क्योंकि जब आपका इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट है जी आपका रिसर्च एथिक्स डोंट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक में जी आपकी होनेस्टी आएगी, बिल्कुल आएगी, इंटीग्रिटी भी आएगी और ऑब्जेक्टिविटी भी आएगी, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी है वो आपके रिसर्च एथिक्स में इंक्लूड नहीं की जाती। रिसर्च एथिक्स में वो हमारी इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट है जी आपका विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री
और टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स। तो जब भी हम जो कोई रिसर्च उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स, राइट। यानी कि हमारा जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है उसके लिए एक नए फैक्ट्स लेकर आना, उसके लिए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना, नई नई चीजें, नए तरीके, नए ढंग से उसको बताना नॉन फैक्ट्स को। तो वो आपका क्या है, आपका रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है जी आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद द, कि आपका जो सैंपल का एरर है वो किसके साथ डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीज इन सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ रेंडमाइजेशन और प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो जो आपका सैम्पलिंग एरर है वो डिक्रीज होता है जी विद द इंक्रीज इन सैंपल, यानी कि जैसे जैसे आप अपने सैंपल के साइज को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपका सैंपलिंग का जो एरर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे जैसे आप क्या है अपने सैंपल के साइज को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो आपका सैंपल एरर क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज। नेक्स्ट है जी आपका द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, कि फंडामेंटल रिसर्च के जो हमारे प्रिंसिपल है वो किस में यूज किए जाते हैं, एक्शन रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में, फिलोसफिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। तो जो हमारे फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स है उसको हम यूज करते हैं जी अप्लाइड रिसर्च। किस में यूज करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में। द सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर, कि जो साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहता है, कि पहले क्या स्टेप होगा, सेकंड नंबर पे क्या स्टेप होगा, थर्ड नंबर पे हमारा क्या स्टेप होगा, फोर्थ नंबर पे हमारा क्या स्टेप होगा, ये आपसे इसमें पूछा गया। तो एक जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें सबसे पहले होता है जी आपका कोवेरिएशन, यानी कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें क्या है, कोवेरिएशन देखा जाता है। फिर एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, स्पूरियस रिलेशन का मतलब होता है जो फालतू का रिलेशन दिखा रखा है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स में जो फालतू का रिलेशन होता है, फेक। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, फेक कह सकते हो, फॉल्स कह सकते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में रिलेशन नहीं है उस रिलेशन को फिर खत्म करते हैं, फिर हम जनरलाइज करते हैं और फिर हम उसको एक थ्योरी की फॉर्म में बना देते हैं। जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है सबसे पहले उसमें क्या है, कोवेरिएशन देखेंगे, फिर जो फेक और फॉल्स रिलेशंस है उनको एलिमिनेट किया जाता है और फिर उसको जनरलाइज करके हम क्या है थ्योरी की फॉर्म में दे देते हैं। तो ये है आपका सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर, कि सैम्पलिंग में हमारा जो लॉटरी मेथड है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन के लिए, थ्योरी बनाने के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए या रेंडमाइजेशन के लिए। तो गाइस जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है उस सैम्पलिंग में हम जो हमारा जो लॉटरी मेथड है, लॉटरी मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, रेंडमाइजेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, रेंडमाइजेशन के लिए। लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर रेंडमाइजेशन। तो गाइज ये थे आपके टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां से हमारे जो है हर बार 5 से 7 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। डेली जो हमारी क्लास है वो 2:30 पे होती है। एंड गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो। और 23 अगस्त से क्या है हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो इस बैच को परचेज कर लें, क्योंकि इस बार जो हमारा नेट के एग्जाम की जो डेट्स है वो आ चुकी है। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम होगा। और गाइज अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करते हो तो आपको 77% की डिस्काउंट मिलेगी। 77%, इतना डिस्काउंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ इन द पेड बैचेस। थैंक यू सो मच गाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।